हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पे मेरा चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लगभग जो बात है मौर्योत्तर काल में, खासकर जो आंतरिक विद्रोह है मगध में उसके बारे में पढ़ लिए थे। उसमें से हम शुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश। यदि आप क्वेश्चन बनाए हैं या जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं और आप देखिए उसका प्रीवियस ईयर उठा के देखिए या कोई भी एग्ज़ाम का आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें पढ़ाया गया है और इजीली पढ़ाया गया है ना। और हम इसी तरीके से जो है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, है ना। और नहीं रटना है तो सिर्फ आपके साथ पास जो एक चीज़ होना चाहिए जो हम अभी नहीं दे सकते वो है लोकेशन, कि जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं वो लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। यदि हम बात करेंगे कि बिहार, अगर हम बात करें कि बिहार एक जगह है तो बिहार के इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। बिहार में गंगा नदी भी बहती है ना। तो ये जो छोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपके पास है तो समझिए कि एंशिएंट हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, है ना। ये बातें आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही। आज हम शुरू करेंगे वो है मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में ही हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण और ये कहाँ से आया हम इसकी बात करेंगे। हम क्या बात किए थे पहले कि जब मगध सत्ता कमज़ोर हुई, है ना, और मगध का जब राजा कमज़ोर हुआ तो दो टाइप का आक्रमण देखने को मिला कि जो मगध में जो शक्तिशाली राजा के इसके दबाव में आके जो मगध में मिल गया था वो फिर से स्वतंत्र हो गए, है ना। तो और यहाँ पे जो सत्ता है, जब मगध में शक्तिशाली राजा था तो जो बाहरी आक्रमण है वो भी बंद हो गया था। हम पहले ही देखते हैं कि मौर्य पूर्व जो विदेशी आक्रमण है उसमें क्या देखते हैं कि पहला ईरानी आक्रमण हुआ था और उसके बाद जो यूनानी आक्रमण है उसमें से सिकंदर के बारे में हम पढ़े थे। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद जो विदेशी आक्रमण होता है वो इस टाइम में होता है मौर्योत्तर काल में, है ना। उसी के बारे में हमें पढ़ना है और उसमें से हम पढ़ेंगे कि शक के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पार्थियन, बैक्टीरिया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे और इस पर हम डिटेल बात करेंगे, है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या विदेशी आक्रमण, है ना, ये चीज़ें हैं। अब सवाल यहाँ पर एक ये उठता है कि ये जो विदेशी लोग हैं ये भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं। नहीं, सवाल तो ये उठता है ना कि विदेशी लोग क्यों करना चाहते हैं। तो पीछे आप आइए कि जब सिकंदर आक्रमण किया था, मौर्य पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुआ था, ईरानी का आक्रमण या यूनानी का आक्रमण, वो आक्रमण क्यों किया था। वो आक्रमण किया था जो यहाँ से जो धन है, जो धन का मतलब है कि राजस्व है, राजस्व के लिए। और राजस्व कब मिलेगा, जब यहाँ का जो कृषि है, जो उपजाऊ भूमि, राजस्व का मतलब अभी नहीं समझना है, उस समय राजस्व का मतलब सिर्फ कृषि होता था। यानी कृषि जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे राजस्व ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होती है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, खासकर ये जो एरिया है ना, अगर ये भारत है ना, हमको सिर्फ ये जो उत्तर वाला एरिया है और यहीं से क्या गुजरती है, वो गुजरती है सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदी। तो इस एरिया में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो दोआब वाला क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र। अब दोआब क्षेत्र क्या होता है, दोआब क्षेत्र होता है कि मान लीजिए एक नदी यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, और एक नदी क्या है कि यहाँ से निकल रही है, और ये नदी क्या है, मान लेते हैं कि आपको समझना है तो ये गंगा नदी है ना, और ये मान लेते हैं ये यमुना नदी है। और यमुना नदी और गंगा नदी जहाँ पे मिलती है उसको हम बोलते हैं इलाहाबाद। अभी तो आप इलाहाबाद नहीं है, अभी आप बोल सकते हैं प्रयागराज, ये मिलती है।
तो जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो एरिया है, इसी को हम बोलते हैं दोआब, दोआब क्षेत्र। और ये ज़्यादा जो कृषि के दृष्टि से बहुत उपजाऊ होता है ना। तो इस एरिया में हम वही देखते हैं। आपको हम पहले भी बात की है कि लोकेशन पता होना चाहिए, लोकेशन के बिना काम नहीं चलेगा। यदि आपको लोकेशन नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोकेशन पता कर लीजिए, है ना। हिस्ट्री उसके बाद पढ़िएगा। हाँ, हिस्ट्री आप रटने के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तब देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको हिस्ट्री समझना है, हिस्ट्री से कुछ हमें सीखना है ना, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। क्लियर? नहीं तो फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी में हम सारी बातें करेंगे भी कि कहाँ से सिंधु नदी निकलती है, कहाँ गिरती है, कहाँ पे मिलती है, उसकी सहायक नदी क्या है ना। ये सब बातें हम करेंगे भी आगे। लेकिन खैर, हम ये बात कर रहे हैं कि जो विदेशी आक्रमण है उनका मेन पर्पस क्या था? पैसा कमाना, यानी राजस्व कमाना। और उसके लिए वो क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। क्योंकि ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? जो उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया है वो क्या है? वो बहुत उपजाऊ एरिया है, वो दोआब वाला क्षेत्र है। क्लियर है? तो यहाँ भी हम देखते हैं कि वही चीज़ें यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे आपको दो बातें समझना है कि बहुत सा आदमी क्या होता है कि उसका चॉइस होता है आक्रमण करने का। क्यों? कि यहाँ से हमें राजस्व ज़्यादा मिलेगा, या जब हम इस साम्राज्य को जीत लेंगे तो वहाँ से भी हमें राजस्व मिलेगा। बहुत सा आदमी क्या होता है कि मजबूरी में करता है कि मान लीजिए कि आपका एरिया ये है और ये से आपको कोई दबाव बनाया, आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो आप इस एरिया को छोड़ कर दूसरे एरिया पर हमला कर दिए और दूसरे को जीत लिए। ऐसा हो सकता है ना। हम आपको पहले भी कह रहे हैं कि पहले जितना भी चीज़ें था उसका एक ही मतलब है, या तो दूसरे को राज्य को हड़पना है या अपना राज्य को बचाना है ना। राजा का मेन कर्तव्य जो आपको पता है, ये बात हम कर चुके हैं। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ जो विदेशी आक्रमण का जो सेंस है वो यही है कि दूसरा आदमी इसके क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसके बाद की है ये अपना क्षेत्र छोड़ के ये जो आदमी है ये भारत पर आक्रमण कर दिया और वहाँ का क्षेत्र जीत लिया, है ना। समझ रहे हैं बात आप? तो उस पर हम आते हैं कि ये एक्चुअल में हुआ कहाँ है। सिर्फ अगर आप सही से वीडियो देखे हैं, जितना भी हम वीडियो बात कर रहे हैं, मौर्यपुर, मौर्य काल, है ना, या महाजनपद काल, अगर ये सब वीडियो आप ध्यान से सुने हैं, अच्छे से देखे हैं, तो आपको क्या है कि चीज़ें बहुत इजीली कवर हो जाएगा, है ना। अभी हम जितना भी बात कर रहे हैं उसमें से हम कुछ भी काम की बात जो है उन्हीं के जो बैकग्राउंड है हम सिर्फ वो क्रिएट कर रहे हैं। बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मेन बात पर कि जो मौर्योत्तर काल में हम पढ़े या मौर्य काल में पढ़े कि ये जो एरिया है, मान लेते हैं है ना, यही है उत्तर पश्चिमी वाला एरिया, है ना। ये इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से जो था वो सेल्यूकस निकेटर एक आदमी था, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। फिर ये गया कहाँ? ये महत्वपूर्ण है। हम उस समय बोले थे कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कहाँ गया, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है। तो उस चीज़ को आप जोड़ के देखिएगा, वहाँ वाला बात को। ये गया यहाँ पे, ये जो ईरान और अफ़गानिस्तान वाला एरिया में कुछ पार्ट में, एक होता है अफ़गानिस्तान और ये है ईरान। अब आपको मैप देख लेना है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ जो जगह है वो अफ़गानिस्तान में एक जगह है, उत्तर अफ़गानिस्तान में बोलते हैं इसको, एक जगह है पार्थियंस, सॉरी इसको बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और यहाँ ईरान में एक जगह है, इस का जो सटा हुआ एरिया है उसको बोलते हैं पार्थियंस। क्लियर है? दो जगह है,
और दोनों पर कौन राज्य कर रहा है? वो कर रहा है सेल्यूकस निकेटर। इस पर कौन राजा है? सेल्यूकस निकेटर। और ये कहाँ का है? ये है यूनान का। यूनान का मतलब क्या हुआ? यूरोप का। ये चीज़ें हैं। अब इस एरिया पर ये क्या होता है? राज कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेंट्रल एरिया है, ये जो सेंट्रल वाला है यानी मध्य एशिया, मध्य एशिया से कुछ जनजाति लोग जो क्या होता है, क्योंकि मध्य एशिया का मतलब यहाँ पर कुछ पार्ट होता है मंगोलिया का, अफगानिस्तान का, चाइना का, है ना। उस एरिया को भी आप देख लीजिए अभी। और उस एरिया में मान लेते हैं कि ये चाइना है, और चाइना का जो ए साइड वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं कि चीन का दीवार बना हुआ है, चीन की दीवार। और ये जो मध्य एशियाई जो लोग हैं ये क्या करते हैं? ऑब्वियसली बात है कि जनजाति लोग हैं, और ये क्या करते हैं कि चारा की तलाश में जो है ये ऐसे करके घूमते जाते हैं। और ये कहाँ पहुँचते हैं? इस एरिया में, क्योंकि इधर ये आ नहीं सकते हैं। और इधर क्या होता है? तिब्बत का पठार है, फिर हिमालय है, तो उसको आप चढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि यहाँ से सेंट्रल एशिया से घूम के इराक ईरान से होते हुए, है ना, पहले तो इराक ईरान ही पहुँचे। तो इराक ईरान में किसका सत्ता है? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर के जो एरिया है यहाँ को ये तबाह करना शुरू कर देता है, बर्बाद करना शुरू करता है, मतलब झगड़ा करना शुरू कर देता है। और तब सेल्यूकस निकेटर का जो क्षेत्र है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसका सत्ता कमज़ोर हो जाती है। और जब सत्ता कमज़ोर होती है तो फिर ये इसको यहाँ से भागना पड़ता है अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र में, बैक्टीरिया के क्षेत्र से, है ना। ये जो बैक्टीरिया है, और जब ये बैक्टीरिया के क्षेत्र में होता है तो ये क्या करता है कि भारत की तरफ भागता है, और भारत के जो है क्षेत्र पर वो हमला करता है। आप समझ रहे हैं? बैक्टीरिया एक जगह है, बैक्टीरिया का जो राजा है वो सेल्यूकस निकेटर है ना, यानी यूनानी है। एग्जैक्टली सेल्यूकस निकेटर नहीं है, लेकिन यूनानी राजा ही है। और उस समय जब ये जो मध्य एशियाई लोग इस पर आक्रमण करता है तो ये अपने क्षेत्र से ये खाली करके ये कहाँ हमला कर देता है? भारत के क्षेत्र पर हमला करता है, जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र पर हमला करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भारत में ही कोई एक भी स्ट्रॉन्ग राजा नहीं बचा है जो इस क्षेत्र को बचाए, क्योंकि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य था तो उस समय कोई हिम्मत नहीं किया। लेकिन अब जो क्या था, क्योंकि कोई बड़ी सत्ता नहीं है, जैसा कि हम पढ़े भी हैं सातवाहन और शुंग वंश में, है ना, तो इस समय नहीं था, तो फिर इजीली ये हमला कर देता है और यहाँ पे जो छोटा मोटा जो राजा है उसको हरा देता है ना। इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम वाला एरिया। और तभी से जो है विदेशी आक्रमण का जो है वो शुरुआत हो जाता है, वो लगातार लोग आते रहते हैं, है ना। तो यहाँ से शुरू हुआ है विदेशी आक्रमण, यानी मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। क्लियर है? अब ये तो आपको बैकग्राउंड पता चल गया। अगर मैप में आपको दिक्कत लग रहा होगा तो थोड़ा सा अपने से भी करके देखिएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैप में थोड़ा सा मेरा है मामला थोड़ा ठीक है नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। तो अगर हम बात करें कि अगर ये इंडिया है, ये भारत है, और भारत में ये जो बैक्टीरिया वाले जो लोग हैं, सबसे पहले कौन आए? बैक्टीरिया आए। बैक्टीरिया और बैक्टीरियन का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया एक जगह है, कहाँ? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के उत्तर में। तो और ऐसा बोलते हैं कि ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए, हिंदू कुश पर्वत। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि हिंदू कुश पर्वत कहाँ है। हिंदू कुश पर्वत जो है ये यहाँ है, कि मान लीजिए कि ये जो है ना, ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर का जो उत्तर वाला जो ये क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत।
हिंदुकुश पर्वत। और पर्वत क्या ये चढ़ के आए? नहीं, ये बीच में क्या होता है ना, पास होता है, दर्रा आप समझते हैं ना, दर्रा, और उसी से लोग क्या करते हैं, आते जाते हैं, है ना। उसी को पार करके ये भारत पर हमला किया और भारत के जो है वो कुछ क्षेत्र को जीता, है ना। यानी फर्स्ट, अगर मौर्योत्तर काल में जो फर्स्ट विदेशी आक्रमण है वो किसके द्वारा है? बैक्टीरियो के द्वारा। और बैक्टीरिया कौन है? ये यूनानी है। यूनानी का मतलब क्या है? यूरोप से। तो फर्स्ट कौन किया है? वो है, इसको बोलते हैं हम हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, या इसी को हम बोल सकते हैं ग्रीक, है ना, या यूरोप भी आप बोल सकते हैं। और एक और इसको हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, है ना। तो ये जो है, अगर मौर्योत्तर काल में जो फर्स्ट विदेशी आक्रमण हुआ है वो क्या हुआ है? वो इस क्षेत्र में हुआ है। और ये सबसे पहले जो, अगर इसका टाइमिंग की बात करेंगे विदेशी आक्रमण का, तो लगभग 200 क्या है BC से 200 AD, यानी लगभग 400 साल का जो है ये इतिहास जो है विदेशी आक्रमण का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट जो विदेशी आक्रमण हुआ है वो है बैक्टीरिया के द्वारा, या ग्रीक, या क्या बोलेंगे, है ना, या हिंदू यूनानी। क्लियर? तो इसमें जो फर्स्ट राजा है वो कौन है? ये सबसे पहला जो आक्रमण जो किया है, यानी इसका जो सबसे पहले जो आक्रमण किया है, सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण है वो क्या है? वो है बैक्टीरिया का, और इसको बोलते हैं डेमेट्रियस। यानी इसका क्या मतलब है कि डेमेट्रियस ही पहला राजा है जिन्होंने किस पर आक्रमण किया है? भारत पर आक्रमण किया है। और भारत पर जब आक्रमण किया है तो ये कुछ क्षेत्रों को जीता, और वो क्षेत्र कौन सा है ये बात आपको पता होना चाहिए। वो किया है अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध। सिंध के क्षेत्र को जीता। क्लियर? ये जीता। और ऑब्वियसली बात है कि इसमें वो भी क्षेत्र है कि जो उस शुरू में जो सिकंदर जो जीता था, सिकंदर के समय में, वो भी क्षेत्र शामिल है। और पहले जितना सिकंदर एरिया जीता था भारत के क्षेत्र को, उससे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है ये, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो डेमेट्रियस जो जीता है जो क्षेत्र है वो क्या है? सिकंदर का जो क्षेत्र है उससे क्या है? बड़ा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पहला जो विदेशी आक्रमण है वो बैक्टीरियो के द्वारा। अगर राजा के बारे में पूछ लिया तो डेमेट्रियस, है ना। और अगर कुछ क्षेत्र के बारे में पूछेगा तो जो उत्तर पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध, मैप में जरूर देखना है कि ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है ना। वही उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है। ये है। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजधानी, ये भी सवाल आता है। राजधानी बनाई है साकल, या इसको हम बोलते हैं सियालकोट, है ना। तो कहाँ राजधानी बनाई? साकल या सियालकोट। और सियालकोट अभी कहाँ पड़ती है? वो पड़ता है पाकिस्तान में, है ना। तो ये भी बात आपको पता चल गया। तो बेसिकली ये जो पंजाब और सिंध जो एरिया है ये भारत का नहीं, जनरली पाकिस्तान के जो सटा हुआ एरिया है वही उसी एरिया को जीता है। ठीक है। अब इसका जो प्रमुख राजा है, इससे सवाल बनता है। हिंदू यूनान का जो महत्वपूर्ण शासक है वो है मिनांडर। और मिनांडर जो है वो ऑब्वियसली बात है विदेशी है। और विदेशी लोगों को क्या है कि जो दूसरे देश है ना, उस पर क्या है? शासन करना है। जब आप दूसरे देश के लोगों पर शासन करते हैं तो क्या होगा? आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके जैसे ही हैं, विदेशी हैं, तो क्या हो गया, है ना। आप समझ रहे हैं।
तो जब आप इस लेवल तक पहुँचेंगे तो वो कैसे होगा, है ना, कि जो लोग वो मानता है, जो भी मान्यताएं हैं, है ना, छठ मनाता है, दिवाली मनाता है, होली मनाता है, ईद मनाता है, उसको भी आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपको उसके जैसा दिखना है। यही चीजें इन्होंने किया है। उस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म था उस समय था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब ये सोचा कि हमको बौद्ध धर्म ही अपनाना होगा, तभी लोग मानेंगे। और उसी समय इनसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन, या इसको हम बोल सकते हैं नागसेन। जब नागसेन से ये मिला तो हालांकि ये सवाल भी पूछता है कि ऐसा क्या है बौद्ध धर्म में जो हमें अपनाना चाहिए, है ना। बहुत बात विवाद हुआ और फाइनली इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म अपना लिया। और वो जो वाद विवाद हुआ है कि बौद्ध धर्म में क्या चीज़ें अच्छा है, क्या चीज़ें बुरा है ना, उस सारा जो है जवाब ये देते हैं। और उसी जो वाद विवाद को एक पुस्तक में लिखा गया है, तो उसका नाम है क्या, मिलिंद पन्हो। और मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के क्वेश्चन, है ना। तो ये क्या है, ये कौन सा बुक में लिखा गया है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, और इसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न, है ना। और वो प्रश्न कौन सा है, किससे कर रहा है, नागार्जुन से। मिनांडर को ही आगे जाकर हम क्या बोलते हैं, मिलिंद बोल देते हैं। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि जब ये बैक्टीरिया लोग आए इंडिया में, जब राज किए, इंडिया पर जब शासन किए, तो इसका तो कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है ना, कि जब आप कहीं पे जाते हैं तो उससे वहाँ से कुछ चीज़ें सीख के आते हैं, है ना। कुछ अपना दे के आते हैं, कुछ वहाँ से ले के आते हैं, चाहे सभ्यता हो चाहे संस्कृति हो, है ना। तो यहाँ भी हुआ, भारत में भी हुआ, है ना। तो क्या हुआ, प्रभाव, भारत पर क्या प्रभाव है ना। क्योंकि यूनान पर क्या प्रभाव है वो चीज़ तो हमें पढ़ना नहीं है, कि यूनानी वाले लोग पढ़ रहे होंगे। तो इसके आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये महत्वपूर्ण भी है। कला की बात हम करते हैं। तो इसमें जो प्रभाव पड़ा वो सर्वप्रथम तो ये सोने के सिक्के जारी किए। यानी इससे पहले जितने भी भारत में सिक्का जो लागू था वो क्या था, वो था तो चांदी का या तांबा का, इस टाइप के। सोने के सिक्के पहली बार अगर भारत में किसी ने जारी किया तो वो यही किया है, हिंदू यूनान बैक्टीरिया वाले लोग। और ये सवाल जो है खूब पूछता है। और जब ये सिक्का जारी किया तो ये जो सिक्का है, सिक्का पर क्या लिखा जाता है, कि जैसे अभी जो सिक्का है, अभी का जो प्रेजेंट में जो सिक्का है ना, उसमें क्या लिखा जाता है कि इसमें आप देखेंगे लिखा रहेगा 2021 या 2020। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये 2021 में बना है सिक्का, है ना। और इससे आप अनुमान लगाएंगे कि 2021 का मतलब है कि अभी मोदी जी का सत्ता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि आपको इस पे लिखा नहीं रहता है कि ये किस गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन आप क्या करते हैं कि उस जो समय है उसको आप देखते हैं कि अच्छा 14 से 19 तक इनका है और 19 से 24 तक भी मोदी जी का है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिक्का बना है ये मोदी जी के टाइम में। लेकिन आप सोचिए कि इस सिक्का पर ही लिख दिया जाए कि अगर किसी के पास उतना नॉलेज ना हो, समझ ना हो, तो उस पर क्या होता है कि यहीं पर लिख दिया कि नरेंद्र मोदी, सिक्का में ही, टाइम भी और सिक्का में भी नाम ही लिख दिया, है ना। तो ये पहली बार हुआ था बैक्टीरिया के टाइम में कि कोई भी राजा अपना नाम और सिक्का पर जो है उस समय लिखा। इससे पहले ऐसा नहीं था, है ना। यानी पहली बार यहाँ पर लिखा भी जाता है कि पहली बार जो सिक्कों पर है राजा का नाम और समय
लिखा गया, है ना, ये चीज़ है। और कोई पूछेगा कि 2005 में सिक्का बना, इसका मतलब क्या है, वो टाइमिंग है मनमोहन सिंह का, समझे, तो इस टाइप से। लेकिन यहाँ जो हुआ था वो क्या किया था कि उस समय वो लिख ही दिया कि मिनांडर ने बनाया है कि डेमेस्ट्रियस के टाइम का ये सिक्का है, तो उस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट, उसके बाद है जो कुछ कला का भी विकास हुआ। कला, क्योंकि ये यूनान वाले लोग हैं तो यूनानी कला और प्लस भारतीय कला दोनों का मिश्रण हुआ, और ये दोनों का मिश्रण से एक कला का विकास हुआ जिसको हम बोलते हैं गंधार कला। हम वहाँ भी पढ़े थे। और गंधार कला में क्या है कि सबसे ज़्यादा किसकी मूर्ति है, बौद्ध की मूर्ति है। और ये जो यूनानी कला है इसको बोलते हैं हम हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक कला। और भारतीय को तो भारतीय कला भी बोलते हैं। यानी ये सवाल भी आता है कि हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला दोनों को अगर कला को मिला देते हैं तो कौन सा कला का विकास होता है, वो होता है गंधार कला का विकास, है ना। और गंधार कला का जो विकास है उसमें क्या है, बौद्ध की मूर्ति। तो पहले जो बौद्ध की मूर्ति थी, अभी जो बौद्ध की मूर्ति है, कुछ अंतर होना चाहिए। तो इसमें ये दिखाया गया है कि बौद्ध जो है पूरा एकदम जो है ना मसल 6 पैक वाले हैं, है ना, कान में कुंडल, जो अभी का जो हीरो जैसा जो होता है ना उस टाइप से दिखाया गया है। क्योंकि इसका जो राजा है, इसका जो मेन जो देवता थे उसका नाम है अपोलो, है ना। तो अपोलो का जो चित्र है उसके जैसा जो है वो दिखाने की कोशिश किया है बौद्ध को भी, है ना। तो ये भी प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और एक चीज़ और इसका में विकास हुआ है वो है नाटक में पर्दा प्रथा का। नाटक में पर्दा, अब देखिए होंगे कि गांव में नाटक चलता है। नाटक का मतलब होता है कि पूरा ये लोग गांव के लोग ही आपस में कुछ न कुछ क्या है एक्टिंग करते हैं। और उसमें जो पर्दा होता है ना, पर्दा खींचने का, पहले क्या होता था कि एक ही जगह पर जो है वो सरिया दिया, और पर्दा वाला सिस्टम नहीं था, सीन चेंज करने वाला मामला नहीं था, है ना। सिर्फ एक ही शुरू किया और रात कर दिए, ख़त्म कर दिया, सुबह कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्दा का कंसेप्ट आया कि आप पर्दा फिर गिराएंगे फिर दूसरा सीन शुरू होगा, है ना। तो वो जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया था, है ना। और पर्दा को ये बोलते थे अबनिका, है ना। तो ये जो शुरुआत है वो हम लोग कहाँ से सीखे हैं, हम लोग यूनान से ही सीखे हैं, यूरोप वाले से ही सीखे हैं। क्लियर है। तो ये पूरा है वो है बैक्टीरिया के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो सेकेंड लोग है वो है शक। शक है, और आपको हम पहले भी बात किए हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड समझ में है कि हम क्या बोले कि ये जो सेंट्रल एशिया से लोग आए और ये किस पर हमला किए, किस पर हमला किए, ये सेल्यूकस निकेटर का जो एरिया है, सेल्यूकस निकेटर, यानी सेल्यूकस निकेटर का जो ये अफगानिस्तान वाला, यानी बेसिकली ये बैक्टीरिया है और ये पार्थियंस है ना। इस एरिया पर ये हमला किए कौन, यही थे शक, क्योंकि शक ही किए थे। और शक कहाँ से, ऑब्वियसली बात है कि यह है मध्य एशिया से, है ना। और उसके बाद शुरू में बैक्टीरिया वाले भारत पर हमला किए, ये जो शक है वो भी भारत पर हमला किए। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है, ये जो कबीला जाति है, कबीला से ही है, जनजातीय लोग हैं। और कहाँ के जनजातीय लोग हैं, तो ये है मध्य एशिया के, मध्य एशिया के जनजाति लोग। और ऐसा माना जाता है कि लगभग ये जो शक है ना, वही आते हैं चारा की खोज में, चारा की खोज में। क्योंकि चारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा जानवर रहेंगे, और ज़्यादा जानवर रहेंगे तो इसी इनका क्या था, राजस्व का साधन है। अब कोई भी चारा क्यों देगा जब तक आपका जो ज़मीन है, दूसरा का ज़मीन कोई चरने थोड़े देगा अपना ज़मीन को, नहीं, तो आपको हमला करना पड़ता है। तो उसी टाइप से ये हमला किए और ये अलग अलग क्षेत्रों में बट गए। ये ऐसा माना जाता है कि ये 5 भागों में बट गए, है ना। कितने भागों में, 5 भागों में।
5 भागों में बट गए। यानी यहाँ से चले थे तो सब साथ में ही चले, लेकिन क्या है कि कुछ लोग इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ ये कोई भारत में हमला किया, है ना। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो किया वो दूसरे लोग हैं, जो भारत में किया वो दूसरे लोग हैं, क्योंकि ये 5 भागों में बट गया। और जब 5 भागों में बट गया तो जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसको बोलते हैं पश्चिमी भाग। यानी पश्चिमी भाग में जो शक लोग आए, पश्चिमी भाग का मतलब है कि भारत वाला जो भाग है, यानी पश्चिमी जो शाखा है इसको हम बोल सकते हैं शाखा भी, है ना। यानी 5 शाखाओं में चले थे और सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा हुआ वो कौन सा, पश्चिमी शाखा है, और यही जो है वो भारत की शाखा है। आप समझ गए क्यों ये चले थे, चारा की खोज में। और चारा की खोज में कहाँ से चले थे, तो मध्य एशिया से चले। मध्य एशिया है कहाँ, मंगोलिया वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना वाला कुछ पार्ट, है ना, वहाँ से चले थे। और ये जो है ये इस एरिया पर जो है वो हमला किए, और फिर क्या है कि अलग अलग जो 5 शाखाएं हैं उसमें बट गए और अलग अलग जगह पर क्या करने लगे, राज करने लगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है वो कौन सी शाखा है, वो पश्चिमी शाखा है। क्लियर। ये क्या है, सेकेंड आक्रमण है, नहीं, पहला आक्रमण बैक्टीरिया का है। और इसमें जो प्रमुख शासक है वो है रुद्रदामन। यानी ये जो रुद्रदामन फर्स्ट है, आप रुद्रदामन का नाम पहले भी सुन रहे थे, अब आ गया वो। ये कौन सा राजा है, वो शक का राजा है। शक के बारे में हम पहले भी बात किए, रुद्रदामन फर्स्ट। और रुद्रदामन का जो है एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ कहाँ है आपको पता है, गुजरात में। और ये पहला अभिलेख है या पहला ये विदेशी राजा है जिन्होंने जो अपना अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा। समझ रहे हैं। यानी इससे पहले हम जहाँ पे अभिलेख की बात किए थे वो जो बात था वो कहाँ था, वो ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में, अशोक का। लेकिन ये जो पहला अभिलेख है विदेशी जो अभिलेख है, विदेशी लोगों ने बनाया है, रुद्रदामन ने, इस संस्कृत भाषा में। तो ये भी सवाल आता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो रुद्रदामन है उसका संस्कृत का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो इसलिए जो अपना अभिलेख है वो संस्कृत में ही लिखवाया। और आपको ये भी पता होगा कि इससे पहले जो हम जूनागढ़ अभिलेख का जो बात किए थे वो मौर्यों के टाइम में बात किए थे, है ना। तो यहाँ से हम ये भी पता करेंगे कि ये मौर्यों के बारे में भी हमें जानकारी देता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे अशोक का हो, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा होता है कि मौर्यों का जानकारी देता है। क्लियर। क्योंकि हम वहाँ भी बात किए थे इसका, है ना, क्षेत्र की हम बात किए थे ना कि गुजरात तक है। तो वो गुजरात तक है वो कहाँ से पता चला था, वो पता चला था यहीं से, जूनागढ़ अभिलेख से। किसका, मौर्य का जो साम्राज्य था, अशोक का जो साम्राज्य था। क्लियर है। अब यहाँ पे मौर्य से रिलेटेड एक चीज़ और है कि रुद्रदामन ही वैसा व्यक्ति है और यहाँ पर एक झील है। कौन सा झील है, सुदर्शन झील। और इसका निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुजरात का उस समय का जो राज्यपाल था वो कौन था, पुष्यगुप्त, है ना, पुष्यगुप्त ही था शायद, है ना। तो उन्होंने निर्माण कराया था। और किसके टाइम में हुआ था, ऑब्वियसली बात है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इसका निर्माण हुआ। क्यों हुआ था, सिंचाई के लिए। क्लियर है। अभी इस टाइम तक आते आते इस जो झील में है कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, तो इसका जो है इन्होंने मरम्मत करवाया है, जीर्णोद्धार करवाया है। इस बार बीपीएससी में यही सवाल पूछा है कि जो सुदर्शन झील का जो है वो मरम्मत किसने कराया है, तो किसने कराया है, रुद्रदामन ने। और बहुत सारे राजा कराया है, हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वो चीज़ें आएगा। लेकिन अगर पहली बार कोई मरम्मत करवाया है तो किसने कराया है, रुद्रदामन। और वो बात हमें कहाँ से पता चलता है,
वो बात हमें पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। क्लियर। शक, अब आपको ये भी चीज़ नहीं समझना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो विदेशी आक्रमण है वो सिर्फ उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में ही नहीं, वो पाटलिपुत्रा तक भी आ जाता है ना, यानी भारत में इंटर कर जाता है ना। जैसे जैसे वो छोटे मोटे राजा को हराते हुए, उस समय जो शक है वो कहाँ पहुँचा, वो पहुँचा उज्जैन। और उज्जैन का एक स्थानीय राजा है, ध्यान रखिएगा, ये राजा जरूरी नहीं है। बहुत बार नहीं होता है कि आपके जीत के चर्चे उतने नहीं हैं जितना कि हमारे हार के चर्चे हैं। वो यही डायलॉग यहाँ पे सेट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि स्थानीय राजा, राजा का नाम नहीं लिखा, लेकिन हराया किसको है, वो रुद्रदामन को। और रुद्रदामन किसका शासक है, शक का। तो यही आप समझ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शकों को हराया। और जब शक को हराया कौन सा, उज्जैन का जो स्थानीय शासक है, ये कब हराया है, 58 BC में, है ना। और ये पराजित किया, और जब ये पराजित किया है, किसको पराजित किया है, शकों को पराजित किया। और इसने एक उपाधि ली जिसका नाम है विक्रमादित्य। समझ गए। और उज्जैन आपको कहाँ है, ऑब्वियसली बात MP में है। तो ये जो स्थानीय राजा है उज्जैन का, ये किसको हराया है, शकों को हराया है। और कब हराया है, 58 BC में। और इन्होंने किसकी उपाधि ली, विक्रमादित्य। यानी पहली बार अगर विक्रमादित्य जो उपाधि है शुरुआत हुआ तो इन्होंने ही किया है, उज्जैन के स्थानीय शासकों ने। आपको आने वाला पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग यह 14 राजाओं ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ली है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाधि किसका है विक्रमादित्य का, वो गुप्ता का जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो भी लिया है। चंद्रगुप्त की उपाधि, सॉरी, विक्रमादित्य की उपाधि वो सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर शुरुआत कब से हुआ है तो यहीं से हुआ है, शकों को जब ये पराजित किया, यानी भारतीय राजाओं ने शुरुआत किया है। राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, रुद्रदामन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और इस समय इतना ही नहीं किया, इस उन्होंने एक सावंत की शुरुआत की जिसका नाम है विक्रम सावंत। विक्रम सावंत। अब ये जो सावंत का मतलब क्या होता है, कैलेंडर। कैलेंडर अभी जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रहा है वो कौन सा कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये कब से शुरू होता है, ईसा मसीह का डेट ऑफ बर्थ से, है ना। डेट ऑफ बर्थ जो हैप्पी बर्थडे वाला है ईसा मसीह का, है ना। और वहाँ से हम क्या मानते हैं कि 0, यानी ईसा मसीह का जो डेट है वो यहाँ से शुरुआत हुआ है। और उसी को हम आगे बढ़ के अभी तक क्या चल रहा है, वो चल रहा है 2023। यानी ईसा मसीह का जो जन्म है, ईसा मसीह का जो जन्म है वो कब हुआ है, 2023, यानी 2023 साल पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि उससे पहले नहीं था, क्योंकि उससे पहले तो है ना, सारा चीज़ हम पढ़े हैं, अशोक के बारे में पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय भी टाइमिंग था। लेकिन हम जोड़ते कहाँ से हैं, यहीं से। आप समझ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे विक्रम सावंत जब शुरू हुआ, इसका मतलब है कि जो उज्जैन का राजा मानता है कि दुनिया यहीं से शुरू हुई है, यानी पूरा सिस्टम जो है यहीं से शुरू हुई है। तो यानी कब से, 58 BC। यानी इसका मतलब है कि अगर आप समझें कि ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, ये मान लीजिए 0, और ये पीछे कितना आएगा 58 BC, ये 0 है, यानी यहाँ से, और ये कितना है 2023। तो अगर हम अभी के टाइम से निकालेंगे तो कितना साल हो गया है ये विक्रम सावंत से, तो जो 2023 में 58 जोड़ दीजिए, है ना, यहाँ से जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, और ये हो गया 8, और ये हो गया 2, यानी 2081 साल हो गया किसके कैलेंडर से, विक्रम सावंत के कैलेंडर से, है ना। लेकिन हम काउंट कितना कर रहे हैं, 2023, है ना। तो जो विक्रम सावंत का जो शुरुआत है ये स्थानीय राजाओं ने ही किया था। कब किया था, शकों को हरा कर किया था।
क्लियर है। तीसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल आता है, वो है पार्थियन। पार्थियन वही पार्थियन जो ईरान वाला है ना। एक बैक्टीरिया था, एक तरफ ही कौन था, पार्थियन है। पार्थियन कहाँ था, वो ईरान से था, है ना। वहाँ का जो राजा है उन्होंने भी हमला किया है भारत पर। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है ना। इन्होंने जो राजधानी अपना बनाया है पार्थियंस ने, है ना, वो राजधानी है तक्षशिला। आपको पता है कि गंधार एक जगह था, है ना, वह एक महाजनपद था, उसकी भी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। और इसके टाइम में जो है वो जो संत थॉमस, ये संत थॉमस तो कौन है, जो फादर बोलते हैं ना, ईसाई वाले, है ना, उसको फादर बोलते हैं चर्च में, वही आए सेंट थॉमस। सबसे बड़ा उसको पोप बोलते हैं ना, उसको पोप। इसी के समय में क्या आए थे, वो आए थे प्रचार करने के लिए, किसका, ईसाई का, ईसाई धर्म का इंडिया में। और ये जो माना जाता है कि जो चेन्नई है, जो मद्रास है, वहाँ पे ही इनकी मृत्यु हो जाती है ना। और इन्हीं के याद में जो है वहाँ पर जो है वो चर्च बनाया गया, और बहुत बड़ा चर्च है ना। तो ये सवाल भी आता है कि जो संत थॉमस है किसके टाइम में जो है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे, तो कौन सा है, वह है पार्थियंस। क्लियर। और इसका जो प्रमुख राजा है, ये भी आपको सवाल आना चाहिए, जो प्रमुख शासक है गोंडोफर्निस। क्या है, गोंडोफर्निस, है ना, ये है। बस इसके बारे में बस आपको इतना ही बात पता होना चाहिए। तो ये जो विदेशी आक्रमण में जो 3 है, जैसे हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े, शक के बारे में पढ़े, उसके बाद हम पार्थियंस के बारे में पढ़े, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुषाण के बारे में, कनिष्क वंश, है ना, कनिष्क राजा है, कुषाण के बारे में, है ना। तो इस पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है, तो इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।